हेलो डियर जॉब एस्पायरेंट, जैसा आप सभी को पता है कि आईबीपीएस द्वारा आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स के लिए ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पस और ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए वैकेंसी जो है जारी कर दी गई है, जिसके फॉर्म जो है फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। आज हम अपनी इस वीडियो में जानते हैं इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ये एग्ज़ाम कब हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट जो हम लोग देखेंगे, फीस क्या रखी गई है और साथ ही साथ हम जानेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। इन सब के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे इस वीडियो में मिलने वाला है। तो उससे पहले मैं आप सभी को कह दूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल पर इसी तरह के अपडेट, जॉब अपडेट और साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को, जहां हम समझेंगे और पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे आईबीपीएस द्वारा ये जो कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होना है आरआरबी के लिए, उसके बारे में। तो देखो, ये प्रतिवर्ष निकलने वाला एक ऐसा वैकेंसी है जिसमें इंग्लिश जो हेडेक होता है, बैंक एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं तो इंग्लिश जो हेडेक होता है कई लोगों के लिए कि इंग्लिश उनका क्वालिफाई नहीं होता, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही होती है, क्योंकि आपके पास यहाँ ऑप्शन मिलता है। आप चूज़ कर सकते हो कि हिंदी में आपको हिंदी दिलाना है या हिंदी में आपको अटेम्प्ट करने एग्ज़ाम, या तो इंग्लिश में, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो जिनका इंग्लिश कमज़ोर है, लगता है कि वो इंग्लिश के कारण डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं बार बार, तो ये आपके लिए बेस्ट और बेहतरीन वैकेंसी है। इस समय जो विकट परिस्थिति चल रही है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर सामने आई है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखते हैं। जो पोस्ट का नाम है वो तो सभी को पता है, कौन कौन से पोस्ट यहाँ होते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पस और ऑफिसर स्केल 1, 2 and 3। ठीक है, तो 1 by 1 देखते हैं। टोटल यहाँ वैकेंसी जो है 9640 वैकेंसी के लिए ये जो विज्ञप्ति जो है जारी कर दी गई है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं। एप्लीकेशन फ़ी को सबसे पहले रखा क्योंकि यहाँ भी मेजर चेंजेस हुए हैं। पहले जो एग्जामिनेशन फ़ीस 600 हुआ करता था, अब वो बढ़ के हो गया 850 रुपीज़ जो है एग्जामिनेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा एज अ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट। और कुछ जो रिलैक्सेशन है, जैसे SC, ST और PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए ₹175 जो है वो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। ठीक है, पेमेंट मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑनलाइन जो है आप डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, वीज़ा, मास्टर, मैस्ट्रो, ये सब कार्ड से, है ना, या ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, ये सब से आप जो है अपने इस एप्लीकेशन फ़ी को दे सकते हैं। ठीक है, चलो एप्लीकेशन फ़ी समझने के बाद आते हैं इंपॉर्टेंट डेट में। तो फीस जो है बहुत बड़ा इशू है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये भी कहना है कि फीस इतना ज़्यादा करने का कोई रीज़न नहीं है। इस विकट समय में भी सब लोगों को अपने इनकम की सूझी हुई है, स्टूडेंट का कोई नहीं सोचता बस। और हम कुछ नहीं कर सकते बॉस, है ना। अभी जो यहाँ डिसाइड कर लिया गया उसी के अकॉर्डिंग तो हमको फॉर्म डालना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों को किनारे रख कर हम लोग अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कर ये जॉब जो है वो ग्रैब करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट डेट जो है देख लेते हैं, कब से ये रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गया है। तो 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 21 जुलाई 2020 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, एडिट करने का भी जो है एप्लीकेशन एडिट करने का 21 जुलाई लास्ट डेट रखा गया है और प्रिंट लेने के लिए 5 अगस्त 2020 जो है लास्ट डेट है। ठीक है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होता था, PET जिसको कहते हैं, है ना, वो क्योंकि होता था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इस समय ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे करंट सिचुएशन में जो है PET जो है वो कंडक्ट कराना मुश्किल होगा मुझे लगता है। वैसे इसमें तो दे दिया है कि आप कॉल लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए 12/8/2020 से। ठीक है, चलो, तो
मेन एग्ज़ाम या मेन डेट की बात करें, समझ आ गया कौन कौन से डेट इंपॉर्टेंट। अभी फ़िलहाल हमको 1 जुलाई 2020 से जो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो चुका है और पेमेंट भी है 1 जुलाई से हो जाएगा स्टार्ट, पेमेंट कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन फ़ी जो है दे सकते हैं। लास्ट डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि 21 जुलाई जो 2020 है वो लास्ट डेट है, तो इसमें आपको चुकना नहीं है क्योंकि ये जॉब तो हमको लेनी है। ठीक है, चलो आते हैं आगे। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कराने का भी डेट दिया हुआ है, यहाँ पे हमको इतना इसके बारे में नहीं सोचना है, हम आते हैं अपने काम के बारे में। तो देखो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो है वो तो मुश्किल लग रहा है मुझे, मैं ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ, तो कि पीईटी जो है होना मुश्किल लग रहा है अभी के सिचुएशन में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डेट ऑफ प्री एग्ज़ाम की, प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है वो उसका टेंटेटिव जो मंथ बता दिया गया है यहाँ सितंबर अक्टूबर 2020 में इसका जो है प्री होने वाला है। ठीक है, और प्री का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर में आ जाने को है, ये भी बात क्लियर, अक्टूबर 2020 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और जो है मेन के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए या जो सिंगल, जिसमें सिंगल एग्ज़ाम होता है, किसमें सिंगल होता है, किसमें प्री और मेंस होता है, ये भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो मेन, प्री तो आपने दिला लिया, प्री के बाद मेन के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन एग्ज़ाम जो होगा वो अक्टूबर नवंबर में ही होने वाला, ज़्यादा समय नहीं मिलता, आप लोगों को पता है, अगर आपने और इससे पहले भी कभी बैंक एग्ज़ाम दिया होगा तो सभी को पता है। ठीक है, तो ये जो है अक्टूबर नवंबर में ये मेंस का एग्ज़ाम जो हो जाएगा, प्री के बाद मेंस हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो डेट है वो अक्टूबर नवंबर डिसाइड कर लिया गया है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखना है आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा, अक्टूबर में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर नवंबर में आपका मेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर नवंबर में ही आ जाएगा। ठीक है, किसके लिए? ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए, समझ आ रहा है। अब देखो आगे भी बताया गया है कि डेट ऑफ डाउनलोड कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, क्योंकि उसके बाद इंटरव्यू होता है, ऑफिसर स्केल के लिए इंटरव्यू होता है ना, इसलिए इसका रिजल्ट पहले आ जाएगा अक्टूबर नवंबर में, टेंटेटिव है, और उसके बाद इंटरव्यू जो है कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए आएगा, वो जो है अक्टूबर नवंबर में इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो अक्टूबर नवंबर में वो इंटरव्यू भी कंडक्ट करा दिया जाएगा ऑफिसर स्केल 1 2 3 के लिए, ध्यान रखोगे आप, मैं ऑफिसर स्केल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात करें ऑफिस असिस्टेंट की, क्योंकि उसमें 2 ही प्रोसेस होना है, प्री उसके बाद मेंस, मेंस के बाद इंटरव्यू जो है ऑफिस असिस्टेंट के लिए नहीं होता। तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट, डायरेक्ट अलॉटमेंट मिलेगा, तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो जनवरी 2021, मतलब पूरे प्रोसेस को कंप्लीट होने में जनवरी 2021 लगेगा। तो इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है मैं कहता हूँ, क्योंकि अभी आपके पास ऑलमोस्ट देखा जाए तो जुलाई चल रहा है, ये अगर 5-6 महीने में ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रफा दफा हो जाता है तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। यदि आप एक ग्रेजुएट बंदे हो, ग्रेजुएट कैंडिडेट हो और चाहते हो कि एक जॉब जल्दी हमारा लग जाए, तो ये तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मैं शुरू से कह रहा हूँ ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसको आपको नहीं खोना है। आगे मैं बताऊंगा कि कौन कौन स्टेट में कितने कितने, टोटल वैकेंसी की तो बात कर ली, कौन कौन से स्टेट में कितने कितने वैकेंसी जो है रखे गए हैं हम ना, तो ये सब हम देखेंगे। ऑफिसर स्केल 2 और 3 जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर मैं मेनली बात करूँ ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 की, तो इन दोनों के लिए नॉर्मल ग्रेजुएशन कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करते हुए मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, ये 2 पोस्ट हैं जिसके लिए आप लड़ाई कर सकते हो यहाँ। ठीक है ना, चलो देखते हैं इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है। तो ऑफिसर स्केल 3 और 2 के लिए जो है 21 ईयर रखा गया है मिनिमम एज। ठीक है, इसके लिए तो स्पेशलिस्ट चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी चाहिए, मैं आगे उसको और आपको डील कर दूंगा। हम ज़्यादा फोकस करेंगे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए और ऑफिसर स्केल 1 के लिए, जिसके लिए 18 साल है, याद रखना 18 ईयर्स एज लिमिट है, मिनिमम एज, क्लियर। और अगर हम लोग मैक्सिमम एज की बात करते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए मैक्सिमम एज है 28 साल, लेकिन ऑफिसर स्केल 1 के लिए मैक्सिमम एज है 30 साल। ठीक है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बार बार मैं कह रहा हूँ आपको इसको लेना है। तो मिनिमम और मैक्सिमम एज जो है वो पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है, आप देख लेना। मैंने ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो फोकस करते हुए आप लोगों को बता दिया कि मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए,
लेकिन मैक्सिमम एज जो है वो दोनों के लिए अलग अलग है। ऑफिसर स्केल के लिए, ऑफिसर स्केल 1 के लिए 30 साल होना चाहिए मैक्सिमम एज, और मैक्सिमम एज जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए वो 28 साल तक है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके साथ साथ आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा यदि ST SC OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन है तो उसके अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। क्लियर हो गया। एक्सपीरियंस की बात करते हैं। हाँ, मैं ये जो बात बता रहा था कि ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस वहाँ रिक्वायरमेंट रहती है एक्सपीरियंस की, तो उसके लिए हम ज़्यादा फोकस कर भी नहीं रहे हैं ना। तो कौन कौन से एक्सपीरियंस है जो चाहिए होते हैं ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए, तो वो देख लेते हैं हम लोग। ये नोटिफिकेशन हम आ गए नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो देखो ऑफिस असिस्टेंट 1 बाय 1 सभी पोस्ट को डील करते हैं। ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है उसमें बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन से, किसी भी ब्रांच से आप जो है बैचलर डिग्री बस होनी चाहिए आपकी। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। यदि आप छत्तीसगढ़ से फॉर्म डाल रहे हो ना, तो छत्तीसगढ़ में लोकल लैंग्वेज जो है हिंदी है, हिंदी में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, और डिजायरेबल क्या है तो ये भी देख सकते हो, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपको, कम से कम एटलीस्ट काम तो कर सको कंप्यूटर पे, इतना तो हर किसी के पास होता है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपके पास अगर एक नॉर्मल बैचलर डिग्री भी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फोकस कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। साथ ही साथ अगर मैं ऑफिसर स्केल की बात करूँ, ऑफिसर स्केल जो 1 है जिसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो बैचलर डिग्री, किसी भी डिसिप्लिन से बैचलर डिग्री हो जाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे और भी बता दिया है कि बैचलर डिग्री होना है, या ऑप्शन में आपके पास इसके इक्विवेलेंट भी चलेंगे। और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री ये सब दिया हुआ है, देख सकते हैं आप पूरा। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब में बैचलर डिग्री ये हो सकता है। साथ ही साथ इसमें प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, और कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये 2 पोस्ट जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो हैं अगर एक नॉर्मल कैंडिडेट हैं जिन्होंने बैचलर डिग्री लिया हुआ है तो आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ या ऑफिसर स्केल 1 या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑफिसर स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर या तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, ये दोनों के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक्सपीरियंस जरा भी नहीं रखा गया, कोई एक्सपीरियंस नहीं रखा गया, देख सकते हो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूँ जब ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की, तो देखो यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हो पूरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ नोट डाउन है, आप देख सकते हो यहाँ। ठीक है, एक्सपीरियंस होना ही चाहिए इसके लिए, तो ये एक्सपीरियंस यहाँ मस्ट है। और साथ ही साथ टेक्निकल नॉलेज भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, जैसा जैसा पोस्ट है, नेचर ऑफ पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो है नॉलेज भी मंगा गया है, तो आप देख सकते हो यहाँ। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जितने भी नॉर्मल जो ग्रेजुएट बंदे हैं, कैंडिडेट हैं, वो सारे के सारे ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया क्या? ठीक है, इसका ऑनलाइन एग्जाम स्ट्रक्चर कैसा होगा तो देखो समझ लो। अगर मैं ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ तो ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो है आपके पास प्री एग्ज़ाम का ऑप्शन है जो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1 दोनों के लिए आपको पहले प्री एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। प्री एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। सबसे पहले प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें क्या क्या आएंगे ये भी देख लेते हैं। तो जो टेस्ट है, दो तरह के टेस्ट जो आएंगे, सबसे पहले होगा रीजनिंग, सेकेंड होगा क्या, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो इसके कितने क्वेश्चन आएंगे तो 40 क्वेश्चन, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के टोटल क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए आएंगे। आपको जो कंपोजिट टाइम दोनों को मिला के आपको टाइम दिया जाएगा 45 मिनट का। 45 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, सॉल्व करने। जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर लोगे उतने ही आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप मेंस के लिए अपीयर हो जाओ। ठीक है ना। तो सबसे पहला टारगेट ये है कि आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यदि बनना है या ऑफिसर स्केल 1 बनना है तो सबसे पहले आपको प्री एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। प्री एग्ज़ाम का ये जो नेचर समझ गए क्या? ठीक है, अब ऑफिसर स्केल 1 की बात करेंगे तो ऑफिसर स्केल 1 में देखो रीजनिंग, आपको नेम ऑफ टेस्ट दिख रहा है। पहला जो है वो है रीजनिंग, सेकंड जो है क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इन दोनों के 40 क्वेश्चन यहाँ पे भी आएंगे। ठीक है, और टोटल 80 क्वेश्चन यहाँ पे भी रहेगा 80 मार्क्स के लिए। कंपोजिट टाइम यहाँ पे भी दिया जाएगा 45 मिनट का।
क्लियर हो गया ना। तो ये जो है ये प्री एग्ज़ाम है। अगर किसी कैंडिडेट ने दोनों के लिए फॉर्म डाला है तो आप दोनों के लिए प्री अलग अलग जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। अब ये जितने भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। इसलिए आपको जितना ज़्यादा हो मार्क्स यहाँ पे लाने हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस जो है वो समझ लेते हैं। इसके बाद जो है मेंस एग्जाम होने वाला है। मेन एग्जाम जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर स्किल 1 दोनों के लिए समझते हैं कौन कौन से टेस्ट वहाँ कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीजनिंग, फिर कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। सबके बारे में क्वेश्चन भी देख ले। तो रीजनिंग जो है 40 क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के लिए। कंप्यूटर नॉलेज भी होगा कितना, 40 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स के लिए कंप्यूटर नॉलेज का समझ आ गया। और साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस जो है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होगा, ठीक। अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि 4A और 4B दिया हुआ है, उसको देखोगे आप। लैंग्वेज की बात किया है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज। यही मैं आपको शुरू में ही कहा था कि बैंक के एग्ज़ाम में इंग्लिश तो आता है, ठीक है, लेकिन ये रीजनल रूरल बैंक जो RRB का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी में भी हिंदी या चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रीजनल जो है लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप इंग्लिश में यदि पेपर नहीं दिलाना है तो आप हिंदी चूज़ कर लेना, ठीक है ना। तो आप इन दोनों में से 4A या 4B लिखा है ना यहाँ, उन दोनों में से कोई एक ही आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे। 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो न्यूमेरिकल एबिलिटी भी है 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो इस तरह से टोटल जो है 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के लिए। यहाँ पे लैंग्वेज को ध्यान रखना है, ये दोनों में से कोई एक चूज़ करना है, ठीक है। जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है वो इंग्लिश में भी दिला सकता है, ठीक है ना। तो इसके लिए कंपोजिट टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 2 आवर्स। क्लियर है, क्लियर हो गया। ऑफिस असिस्टेंट के बारे में आप पूरा समझ गए। ऑफिसर स्किल 1 की बात करते हैं, चलो। अच्छा, ऑफिसर स्किल 1 में क्या होगा, तो ऑफिसर स्किल 1 में भी देखो सबसे पहले रीजनिंग दिया हुआ है आपको। टेस्ट जो है रीजनिंग का 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स मिलेंगे वहाँ से। कंप्यूटर नॉलेज सेकंड में है, इसके लिए भी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए। जनरल इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, देखो इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से अगेन चूज़ करने को आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो 4A और 4B दिया, उसमें से हिंदी अगर आपने चूज़ कर लिया तो 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के लिए रहेगा, ठीक है। और लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जहाँ पे आप देखोगे 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी 200 क्वेश्चन जो रहेंगे 200 मार्क्स के लिए रहेंगे। कंपोजिट टाइम जो है वो 2 आवर्स करेगा, ठीक है। आई थिंक सभी लोगों को समझ आ गया होगा, पूरा क्लियर A to Z, है ना। तो आपको क्या करना है, 4A और 4B में से, यहाँ पे नोट करके लिखा भी है, 4A और 4B में से आपको एक जो है लैंग्वेज चूज़ करना है। हिंदी कर रहे हैं या इंग्लिश, जिसमें या आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो वो आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे अच्छा था। अब देखो प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, क्लियर हो गया ना। प्री भी हो गया और मेंस भी हो गया। प्री के बाद आपने मेंस अपीयर किया और मेंस भी एग्ज़ाम अगर आपने निकाल लिया तो ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज़ है उस पर डायरेक्ट आपको अलॉटमेंट दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑफिसर स्केल के लिए डाला है तो ऑफिसर स्केल 1 के लिए आपको एक और प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, दैट इज़ इंटरव्यू। तो ऑफिसर असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कैसे होगा उसको बाद में बात करेंगे। ये समझ आ गया। ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ 2 एग्जाम निकालने हैं। फर्स्ट तो क्वालिफाइंग नेचर है, सेकेंड का मार्क्स जो है वो उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट बनने वाला है, ठीक है ना। तो मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसी के बिहाफ पे आपका मेरिट बनेगा और आपको यहाँ प्रोविजनल अलॉटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टेट जो है कौन कौन से हैं और वहाँ पे जो एग्जामिनेशन है उसमें कौन कौन से लैंग्वेज आपको मिलने वाले हैं। वर्जन ऑफ टेस्ट आपको इधर मिल जाएंगे, 2 कॉलम बने, इधर स्टेट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और मीडियम कौन कौन से आपको जो है चूज़ कर सकते हो, किस स्टेट से अगर आप अप्लाई करते हो तो वो दोनों को 2 कॉलम में आपको बताया गया है, ठीक है ना। वर्जन ऑफ टेस्ट, मीडियम ऑफ एग्ज़ाम कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो। आंध्र प्रदेश से करते हो तो इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु दिया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के लिए इंग्लिश एंड हिंदी दिया है। असम के लिए इंग्लिश, हिंदी एंड असमी दिया है, ठीक है। ऐसे ऐसे दिया है। छत्तीसगढ़ के लिए देखोगे तो छत्तीसगढ़ के लिए इंग्लिश एंड हिंदी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज वाले हैं वो छत्तीसगढ़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे भी बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ इंग्लिश हिंदी दिया है, हिंदी ऑप्शन में है तो आप वहाँ भी फिलअप फॉर्म जो है वहाँ से फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा स्टेट है जो 28 यहाँ पे स्टेट दिया है
उसमें कितने जो लैंग्वेज है उसको रखा गया वो बता दिया गया। तो वर्जन ऑफ टेस्ट जो है किस किस लैंग्वेज में होने वाला है, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा होगा, वो आपको इस लिस्ट में दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग कौन से स्टेट पे आप जो है कंफर्ट हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, वैकेंसी डिटेल को देख लेते हैं। वैकेंसी जो दिया हुआ है इस बार इंडिकेटिव है वो देख लेते हैं। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश, इसमें ध्यान से आप देखना जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो वहाँ से फॉर्म डालना ज़्यादा अच्छा होता है, मैं तो कहता हूँ हमेशा, है ना। तो अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आंध्र प्रदेश में जो ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, वो 3 है। देखो यहाँ पे 3 बैंक के लिए आपको यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। ठीक है, समझ आ गया, 3 बैंक के लिए वैकेंसी है, तीनों के लिए आपको यहाँ पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, कितने कितने वैकेंसी के लिए आप जो है फॉर्म यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लिए अगर देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ में एक ही ग्रामीण बैंक है। ठीक है, अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ जो एससी के लिए 5 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए कितने हैं, 8, साथ ही साथ जनरल के लिए आप देख सकते हैं 58 पोस्ट है। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे रखा गया और एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे अलग से वैकेंसी जो है यहाँ टेबल में दिख रहा होगा ना। तो आप टोटल कर सकते हैं, इतने आपके लिए जो सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इनके लिए आप लड़ाई कर सकते हैं। इसी तरह से सभी स्टेट के यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर हो गया, ये ऑफिस असिस्टेंट का है, ये अभी ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए हम लोग यहाँ पे लिस्ट रखें। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वीडियो पॉज करके ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं नीचे अपने वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वो आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, और ये वैकेंसी टेबल है वहाँ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट जो ऑफिसर स्केल पे। ऑफिसर स्केल पे कितने कितने वैकेंसी ये देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश के भी ये जो ग्रामीण बैंक है ना, रीजनल रूरल बैंक, वहाँ पे भी दिए हुए इतने सारे बैंक में कौन कौन से वैकेंसी कितने कितने हैं। ठीक है, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में भी अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में भी ऑफिस असिस्टेंट के जैसे यहाँ पे ऑफिसर स्केल 1 के लिए देखो वैकेंसी जनरल के लिए 50 है। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है, आप देख सकते हो टेबल में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए कितना कितना दिया ये भी देख लें। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है और ओबीसी के लिए 20 है। ठीक है, एससी एसटी के लिए जो है वो 18 और 2 है। तो आप देख सकते हो पूरा टेबल दिया हुआ है आपको। ठीक है, आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उस लिंक पे जा कर के भी आप ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी स्टेट पे आपको फॉर्म डालना है वहाँ से आप फिर डाल लेना। ठीक है, चलो आगे आते हैं। पेनल्टी के बारे में भी देख लेते हैं कि भाई हाँ, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो उसका आंसर रॉन्ग है तो उसमें भी पेनल्टी आपको दिया जाता है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स, निगेटिव मार्किंग होती है यहाँ। प्री, मेन और जो सिंगल लेवल का एग्ज़ाम जो है वो ऑफिसर स्किल 2, ऑफिसर स्किल 3 के लिए होगा। तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, है ना, ऑफिसर स्किल 2 और 3 की, उसकी क्योंकि एक्सपीरियंस वगैरह भी बहुत मंगा है उसका, और जो नंबर ऑफ वैकेंसी वो भी कम है। हम मेनली फोकस कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ और जो है ऑफिसर स्किल 1 के लिए। ठीक है, तो प्री और जो मेन का जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर रहता है, निगेटिव मार्किंग रहती है। कितना रहता है तो 1/4 रहता है, 25% जो है वो निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, मतलब यदि आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिया, 4 क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएंगे, 1 नंबर जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत करने पर। क्लियर हो गया, 1/4 दिया हुआ है, देखो 1/4 है ना, 1/4 ऑफ द मार्क। तो ये भी दिया है, आप ये पढ़ सकते हो, पूरा यहाँ पे बताया है ना, मैंने आपको ये बता दिया कि 25% जो है वो निगेटिव होता है, यहाँ 25% निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है ना, आपका रॉन्ग, अगर आंसर रॉन्ग है, 4 क्वेश्चन अगर आपने रॉन्ग कर दिया तो आपके 1 नंबर जो है वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एकदम आपको एक्यूरेसी और स्पीड मेंटेन करते हुए एग्ज़ाम जो है आपको क्वालिफाई करना है। आगे चले तो स्कोर ऑब्टेन्ड इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री, मेन और सिंगल, इनके लिए क्या होगा, तो जितने भी स्कोर आपके आएंगे नॉर्मलाइज्ड होगा, वो नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा। ठीक है, और किस मेथड से होगा तो यहाँ पे बता दिया, इक्वी परसेंटाइल मेथड से जो है, मतलब आपका जो पेपर का लेवल देख करके वो नॉर्मलाइज्ड करेंगे मार्क्स को, और जो स्कोर आएगा वो डेसिमल के 2 डेसिमल पॉइंट तक रहेगा, दशमलव के 2 अंक तक ही रहेंगे।
ठीक है, और उसी से फिर कैलकुलेशन जो है किया जाएगा, मेरिट भी उसी पे बनेगा, ठीक है। डेसिमल के 2 अंक तक लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, हो सकता है बहुत लोग ऐसे चुक जाते हैं 69.65 अगर एक बंदे का आया और एक का 69.67, ठीक है, तो ये आगे है। आप ये 0.02 से भी आप चुक सकते हो, तो आपको एकदम एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको आंसर लाने हैं, ठीक है। चलो आगे चलें। तो ये समझ आ गया सभी लोगों को, है ना। अब देखते हैं 1 बाय 1 सभी के लिए देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। तो ऑफिस असिस्टेंट का मैंने बता दिया मल्टीपर्पज़ के लिए कि प्री और मेंस बस होने वाला है। तो जो मेन एग्ज़ाम होगा, मेन का जो एग्ज़ाम होगा, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, मेन का जो एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्जामिनेशन, यही से कंसिडर किया जाएगा फाइनल मेरिट लिस्ट को, ठीक है। मतलब मेंस के नंबर बस जो हैं वो आपको मेरिट उसके मतलब अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट दिया जाएगा और आप जो है फिर फाइनल प्रोविजनल अलॉटमेंट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड ओनली इन द मेन एग्जामिनेशन बोल रहे हैं। मेन एग्जामिनेशन में जो भी आपको मार्क्स आएंगे उसी को ही फाइनल मेरिट में काउंट किया जाएगा, लिस्ट किया जाएगा। क्लियर है। प्री एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर होगा। नेक्स्ट अगर बात करें कि ऑफिसर स्केल के लिए, तो ऑफिसर स्केल के लिए आपको देखो यहाँ पे बताया है कि अगर आपने मेंस प्री दिलाया, प्री के बाद आप मेंस में अपीयर हुए और मेन एग्ज़ाम के साथ साथ अगर मेन में भी आपके अच्छे मार्क्स आ गए तब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू और मेन एग्ज़ाम मिला करके ही आपको फाइनल मेरिट जो है वो लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इंटरव्यू के जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। क्लियर है। कितने मार्क्स के इंटरव्यू होंगे समझ आ गया, 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। और जो इसका रेशियो होगा मेन एग्ज़ाम, मेंस का एग्ज़ाम और इंटरव्यू का, तो 80:20 होगा, ठीक है। मेन में जितने मार्क्स आए थे उसका जो है 80% और इंटरव्यू के मार्क्स जितने भी आए थे उसका 20% ले करके फिर आपका फाइनल मेरिट बनने वाला है, ठीक है। फिर आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। तो क्लियर हो गया सभी लोगों को, पूरी बातें अच्छे समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग जो है फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे डालते हैं, उस पर मैं एक और वीडियो जो है वो डालने वाला हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट जो है मिलते रहे। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ये वीडियो जो है ज़रूर आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और चैनल के साथ जुड़े रहना। हम आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो वीडियो लेक्चर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे, ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी ध्यान रखना, आपको अंतिम तिथि जो है, लास्ट डेट जो है इस फॉर्म को फिलअप करने की वो है 21, ठीक है। तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, आराम से आप पूरा स्ट्रेटजी बना करके इस फॉर्म को पहले फिलअप कर दीजिए, क्योंकि इसके लिए सोचना भी पड़ रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट ऐसे हैं जिनको सोचना पड़ रहा है कि सर हम इतना सारा पैसा, ये इतना सारा एग्ज़ाम फीस या एप्लीकेशन फ़ी कैसे पे करें, ठीक है। तो क्योंकि ये एप्लीकेशन फ़ी जो है ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये डाल दिया और 100 रुपये में आपके फॉर्म डला गए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा है एक कैंडिडेट के लिए, या तो मैं भी समझता हूँ, बट कुछ कर नहीं सकते अभी, है ना। तो हमको क्या करना है, एक फोकस करना है कि हाँ क्या हम इस एग्ज़ाम को वाकई सीरियस ले रहे हैं। यदि हम सीरियसली ले रहे हैं तो हमको इस फॉर्म को फिलअप करना है और छूट जाना है और फाइनल तक सिलेक्शन लेके ही फिर दम लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं बॉस बिल्कुल नए वीडियो में हम लोग, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद जितने लोगों ने हमारे चैनल पे यहाँ पे वीडियो देखा, ठीक है। जिनको अच्छा लगा वो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना, ओके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।